हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री के जो बेसिक होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, इन सभी के साथ बताएंगे हम आपको रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, ठीक है। आज हम केवल बेसिक के बारे में बात करें, बढ़ते बढ़ते हम आपको केमिस्ट्री के बारे में पूरी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं परमाणु क्या होता है। तो चलिए डेफिनेशन पे सीधा चलते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ परमाणु होता क्या है, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो लिखा गया है, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी परमाणु कहलाता है। कोई भी तत्व है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान जो होते हैं ना, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, सूक्ष्मतम एकदम सूक्ष्मतम होगा और विभाजित नहीं होगा, जिसका वह स्वतंत्र रूप पाया जा सकता है और अस्वतंत्र रूप पाया जा सकता है। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाजित, मतलब किसी तत्व का सूक्ष्म विभाजित नहीं होने वाला कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब आपको समझा जाए तो परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है लेकिन साथ में विभाजित नहीं होने वाला कण है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो यह कहलाता है परमाणु। और दूसरा होता है अणु। अणु किसे कहते हैं? अणु का सिंपल सा डेफिनेशन है कि दो सूक्ष्मतम परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। दो सूक्ष्मतम जो परमाणु होते हैं वो आपस में मिलकर, आपस में कुछ क्रिया करके एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है अणु, ठीक है। ये हो गया परमाणु और अणु। अब हम बताते हैं ये तत्व क्या होता है, ठीक है। चलिए थर्ड डेफिनेशन है तत्व। तो तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ का वह सरलतम समांगी रूप है जिसे किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा पदार्थों में अवघटित नहीं किया जाता। मतलब कहना चाह रहा है कि तत्व जो हो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और वह एक समांगी रूप में होते हैं। समांगी मतलब मिश्र होता है, एक दूसरे से मिले होते हैं, है ना। और इन्हें किसी भी जो रासायनिक विधि क्रियाकलाप से आप इसे अपघटित नहीं कर सकते। मतलब जो जिस प्रकार से तत्व पहले था वैसे ही रहेगा, आप उसमें कोई भी क्रिया लगा लीजिए, ठीक है, तो वह उसी प्रकार से रहता है। तो उसे कहलाते हैं हम तत्व। वह बदलता नहीं है, तत्व वही का वही रहता है, ठीक है। तो अगला है यौगिक क्या होता है। चौथा है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व, है ना, आपके पास दो या दो से अधिक तत्व हैं, मतलब दो या दो से अधिक तत्वों वाले शुद्ध पदार्थ एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। मतलब कोई दो तत्व हैं या दो से ज़्यादा हैं, उन तत्वों के कुछ पदार्थ बने, उन पदार्थ को हम ना एक निश्चित अनुपात, कोई भी अनुपात हमने मिक्स किया, संयोग यानी जोड़ना प्रकार साथ में संयोग के हमने यौगिक बनाया, ठीक है। तो हम यौगिक दो उनसे पदार्थ को आपस में करते हैं, दोनों पदार्थ को हम मात्रा में देंगे और दोनों को मिला देंगे तो उससे यौगिक का निर्माण हो। तो यह कहलाता है यौगिक। हमने आपको बता दिया परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं एक नियम, रासायनिक संयोग का नियम। यह क्या होता है इसे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे
रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक जो संयोग होता है उसके कुल कितने नियम हैं, मतलब हम कितने प्रकार से हम जो रासायनिक क्रिया है कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण करने का नियम, दूसरा होता है अनुपात रखने का नियम, तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम, चौथा होता है तुल्य अनुपात का नियम और पांचवा होता है का गैस संबंधी नियम। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये कम इम्पॉर्टेंट है ना। एग्जाम की दृष्टि से भी देखें तो आपको साथ में नहीं पूछेगा, किसी भी प्रश्न को साथ में नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ देगा तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, गैलुसाक का गैस संबंधी नियम क्या होता है। और हाँ, ये जो पांचवा नियम जो है गैलुसाक का गैस संबंधी नियम, इसे हम सिर्फ गैलुसाक का नियम, इसे हम गैलुसाक का नियम से भी जानते हैं, इसे गैलुसाक का नियम भी कह सकते हैं। तो आप इन पांचों में से कोई भी प्रश्न आपको अलग से साथ में भी अलग से पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं क्या क्या ये नियम होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो चौथा नियम है तुल्य अनुपात का नियम, इसे कहीं कोई बुक में व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी लिखा रहता है, ठीक है। इसका मतलब वही है, ठीक है। ये 5 नियम मेन होते हैं, आपको डेफिनेशन समझाऊंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, आप सिर्फ इतना लिखेंगे और आप एक उदाहरण दे देंगे तो आपको 2 से 3 नंबर, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं उसी होप से आपको बता रहा हूँ, है ना। इस नियम का जो प्रतिपादन था रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोफ, आई थिंक मैं नाम अच्छा ले रहा हूँ। इस नियम का जो प्रतिपादन होता है एक रूसी वैज्ञानिक मोनोसोफ ने सन 1756 में दिया था। और यह नियम जो है द्रव तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। इस सिर्फ आपको लिखना है कि इस नियम का जो प्रतिपादन जो किया था रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोफ सन 1756 में किया था। ये इस नियमानुसार द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल उसके रूप अथवा अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। द्रव्य संरक्षण नियम का है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। उदाहरण जैसे उदाहरण से समझा जाए तो ये कार्बन है ना, कार्बन को C से दर्शाते हैं। धन, ये ऑक्सीजन है जिसको आप O2 लिखते हैं। तो ये आप क्या बनाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मान लिया जाए हमने लिया 12 ग्राम कार्बन और हमने लिया 30 ग्राम ऑक्सीजन, तो कितना लाएगा, कितना 32 और 12 कितना होते हैं 44। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए द्रव्य ना तो उत्पन्न होता और ना ही नष्ट होता है। देखिए कार्बन में 12 हमने लिया और ऑक्सीजन 32, तो 44 है दोनों का योग। मतलब ना ही अलग से कुछ अलग अलग ग्राम 44 ही आया ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44 ग्राम आएगा। इसलिए कहा गया है ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, ही द्रव्यमान संरक्षण का प्रथम नियम है। ठीक, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो अगला जो नियम है उसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए बताते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो हमने भी बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। अब बताते हैं हम दूसरा नियम जो स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार होते हैं उनमें अवयवी तत्वों का भार का अनुपात जो है सदैव स्थिर है, निश्चित होता है। जो भी यौगिक होते हैं जिन तत्वों से बनते हैं ना, उनका जो भार के अनुसार अनुपात जो होता है सदैव निश्चित होते हैं या स्थिर होते हैं। मतलब कहना चाह रहे जो यौगिक होते हैं वो जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं, तत्वों का जो जितना भार होता है, भार का अनुपात होता है, वह हमेशा एक समान है, बदलता नहीं है, ठीक है। कहता है स्थिर नियम। चलिए एक एग्जांपल बताते हैं। उससे पहले जानते हैं इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1779 में प्राउस्ट ने किया था, ठीक है। प्राउस्ट जो थे इस नियम का प्रतिपादन किया था, ये आपको याद रखना। चलिए एक
एग्जाम्पल आपको देते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के विभिन्न स्रोतों प्राप्त जल के प्रत्येक नमूने में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 2.16 या 1:8 होता है। मतलब बहुत सारे स्रोतों या स्रोत से पता है कि आपको H2O उसका जो द्रव्यमान मतलब जितना उसका परमाणु संख्या है ना, उसका दुगुना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब द्रव्यमान उसका परमाणु संख्या से दुगुना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16। तो H2O जो जल है उसका जो स्थिर अनुपात में ही होगा, या तो 1:8 होगा। इसके अलावा जल का कुछ भी अनुपात नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, क्योंकि यह स्थिर है। 2:14 नहीं बोल सकते इसे, ना ही 2:8 बोल सकते हैं, 1:8 और या तो 2:16। तो एक तरह से ये स्थिर है, इसलिए हम कहते हैं इसे स्थिर अनुपात का नियम। अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व हो आपस में संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं, है ना, जब दो तत्व हैं आपस में संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक यौगिक नहीं 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का अलग अलग भार दूसरे तत्व का एक निश्चित भार से संयोग करता है, मतलब मिलता है, तो एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। मतलब दो तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाया, एक तत्व का अलग अलग भार दूसरे तत्व का एक निश्चित भाग से संयोग करता है और एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं, ठीक है। इस नियम का उत्पादन जो है जॉन डाल्टन ने सन 1803 में किया था, ठीक है। तो ये हो गया गुणित अनुपात का नियम। तो इसका आपको डेफिनेशन समझाते हैं हम आपको। तो मैं आपको इस नोट्स के हिसाब से या आप गाइड इसके हिसाब से मैं आपको एक डेफिनेशन समझाना चाहता हूँ। डेफिनेशन नहीं, उदाहरण, है ना। तो उदाहरण दिया गया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में संयोग करके 5 ऑक्साइड बनाते हैं। आपने इसका जो डेफिनेशन पढ़ा, गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, उसमें कहा गया था, पहले देख लीजिए अनुपात का नियम क्या होता है। यहाँ पर लिखा गया है नियम के अनुसार जब दो तत्व हैं आपस में संयोग करते हैं। अब एग्जांपल में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब कोई भी एक तत्व का भार समान होगा और दूसरे तत्व का एक फिक्स भार, मतलब एक का एक ही भार रहेगा और बाकी का भार बदलते रहेगा। तो वो जो होते हैं आपस में सदैव सरल गुणक के रूप में होते हैं। तो वही मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके 5 ऑक्साइड बनाए जाते हैं। तो पहला जो है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, और इसका जो सूत्र होता है यहाँ पे ये लिखा गया है N2O।
इसमें नाइट्रोजन का भार कितना है 28 और 16। 28 कैसे हुआ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा उसका दुगुना, तो क्या हो जाएगा 14। लेकिन कितना ठो नाइट्रोजन है 2 ठो, तो 14 गुणित 2, तो 14 दूनी 28। ठीक है, इस टाइप से ये आपको देख लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O2 या NO लिखते हैं इसे। थर्ड है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और पांचवा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देखिए सभी में नाइट्रोजन का जो भार है निश्चित है 28 28 28 28 28। लेकिन आप देखेंगे तो ऑक्सीजन में देखिए, फर्स्ट वाला में O में एक ही ऑक्सीजन है, सेकंड वाला में O का 2 ऑक्सीजन है, थर्ड वाला में O3 है मतलब 3 ऑक्सीजन है, चौथे वाले में 4 ऑक्सीजन है और पाँच वाले में 5 ऑक्सीजन है। मतलब एक क्रम के रूप में बढ़ रहा है। पहले 16 थे, है ना, O 8 दूनी के 16 मतलब 8 परमाणु क्रमांक, 16 उसका भार। लेकिन जैसे कि 2 ऑक्सीजन हो गया तो 32 हो गया, 3 ऑक्सीजन हुआ तो 48 हो गया, 4 ऑक्सीजन हुआ तो 64 हो गया और 5 ऑक्सीजन हुआ तो 80 का उसका भार हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो परस्पर जो डेफिनेशन में क्या बताया था, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार एक तत्व के भार से करके एक सरल अनुपात बनाते हैं। ऑक्सीजन का कितना परस्पर अनुपात कितना है, ऑक्सीजन का परस्पर अनुपात देखेंगे तो 16 होता है ना। तो 16 के साथ देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 16 है और साथ में 1 का गुणा हो रहा है, फिर 2 का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, 4 का गुणा हो रहा है, 5 का गुणा हो रहा है, मतलब एक सरल गुणित अनुपात बना रहे हैं। 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, 3 का गुणा तो 48 आ जाएगा, 16 में 4 का गुणा करेंगे 60 और 16 में 5 का गुणा करेंगे तो 80। यही कह रहा है जो नियम का डेफिनेशन था और एग्जाम्पल भी आपको यही कहना चाह रहा है। स्पष्ट है कि ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार, ठीक है यहाँ भी पढ़ लेते हैं। स्पष्ट है कि ऑक्सीजन के भिन्न भार जो नाइट्रोजन के निश्चित मात्रा मतलब है जो भार से संयोग करके 1 2 3 4 5 के सरल अनुपात में है, जो कि गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो इसे आप जरूर से याद रखिए। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। अगला क्या होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, अगला जो होता है उसे होता है तुल्य अनुपात का नियम या उसे बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम किसे कहते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसे बताते हैं। तो चौथा नियम है तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये क्या होता है आपको इसका भी डेफिनेशन बताएंगे और एक एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, चौथा जो सूत्र होता है या नियम होता है वह होता है तुल्य अनुपात का नियम, जिसे हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं, है ना। तो चलिए इसका डेफिनेशन आप समझिए, एकदम समझने का प्रयास कीजिए, है ना। जब दो तत्व की विभिन्न मात्राएं, मतलब कोई दो तत्व हैं उनके अलग अलग मात्राएं हैं, है ना, दो तत्व हैं उन दोनों की मात्राएं अलग अलग हैं। मात्राएं मतलब मात्राएं वो हिंदी वाले मात्राएं नहीं, है ना। जब दो तत्वों की विभिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है ना, मतलब दो तत्व हैं उन दोनों की अलग अलग मात्राएं हैं और दोनों अलग अलग किसी तीसरे, मतलब 3 तत्व हैं, पहला दूसरे से करेगा फिर पहला जो है तीसरे से भी करेगा, है ना। जब दो तत्वों की विभिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है तो वे उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेगी। ठीक है, जब कोई दो तत्व हैं, दो तत्वों की विभिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे
तत्व के एक निश्चित मात्रा से संयोग करेंगे तो वे उसी अनुपात में या उसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेगी जिससे वह तीसरे तत्व के एक निश्चित मात्रा में संयोग करती है। तो इसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं, है ना। तो ये आपको डेफिनेशन है, आप थोड़ा सा समझिए, ध्यान लगा के 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। जब दो तत्वों के विभिन्न मात्राएं, है ना, दो तत्व हैं, उनकी विभिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व से एक निश्चित मात्रा से संयोग करें तो वे उसी अनुपात में, जो दो तत्व हैं वो उसी अनुपात में एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेगी। मतलब अनुपात वही रहेगा, लेकिन ये जो सरल गुणित अनुपात, जो पिछला नियम है ना, उसी प्रकार से वो आपस में संयोग करेंगे जिससे वह तीसरे तत्व के एक निश्चित मात्रा में संयोग करेगी। मतलब वो दोनों जो तत्व होंगे वो गुणित अनुपात में होंगे और वह तीसरे से जो है एक निश्चित मात्रा में संयोग करेंगे, तो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन 2-3 बार और पढ़िए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, है ना। सॉरी, बार बार मैं डेफिनेशन कह रहा हूँ, उसे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। उदाहरण, ठीक है, 3 तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ये दोनों अलग अलग, इन दोनों की मात्राएं क्या हैं, अलग अलग हैं। ये जो है कार्बन जो है एक बार ऑक्सीजन पे हमला करेगा, एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर हमला करेगा। क्या कह रहा है, देखिए डेफिनेशन, दो तत्व की विभिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा में संयोग करती है। कार्बन जो है ऑक्सीजन पे संयोग करके क्या बना दिया, CO2 बनाया। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन पे आक्रमण करके क्या करना बना दिया, H2O, जल बना दिया। ठीक है, इन दोनों यौगिकों में ऑक्सीजन के 16 भाग, दोनों में देखें तो ऑक्सीजन के 16 भाग कार्बन और हाइड्रोजन के, इसमें देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं, 6, कार्बन के 6 हैं, यहाँ पर देखेंगे कार्बन के 6 तथा हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन के कितने 2, कार्बन के कितने 6 भागों से संयोग करके, अर्थात 6:2। यदि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके मीथेन बनाते हैं तो उसका अनुपात होगा 4 से, जो कि 2:6 होगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक बार जो मैं बोला उसे मैं आपको लिख के समझाऊंगा तो आपको और आपस अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए पहले लिख लेता हूँ मैं। तो ये है एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। कार्बन, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग, ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, ऑक्सीजन से अलग अलग। ये ऑक्सीजन को काट लेते हैं, यहाँ 2 बार ऑक्सीजन हो गया है। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 और H2O बनाते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग किए, क्या बनाए, CO2 और H2O बनाया। CO2 12:32 का अनुपात बनाया है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। 12 कैसे हो गया, 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, 6 दूनी 12, इसका होता है 8, 8 दूनी 16, लेकिन 2 ठो ऑक्सीजन है इसलिए 16 दूनी 32 किए हमने। तो इसे हम काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 छिक्का 2 एकम 2 छक्के, है ना। तो ये 12:32, या इसे हम लिख सकते हैं 6:16, है ना, ये याद रखिए। तो CO2 का हमने अनुपात लिखा है, निकाला, तो क्या आया, 6:16 आया। तथा हम यदि जल का या H2O का हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात 16 है ना। हमने कार्बन और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कराया जिससे 2 बना, और इनका जो अनुपात आया वो अनुपात 16, 2:16।
में आप देखें तो दोनों में ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह कितना है 16, मतलब ऑक्सीजन के कितने भाग ले रहे हैं, भाग 16, और कार्बन तथा हाइड्रोजन में क्रमशः 6 और 2 से संयोग करते हैं। ऑक्सीजन में भाग, कार्बन और हाइड्रोजन में कितने भाग, 6 और 2, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो वह कितने अनुपात में आ रहे हैं, 6:2। ठीक है, उसके आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए, यदि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग कर लेते हैं, है ना, अभी तक हमने क्या देखा, क्योंकि इनका अनुपात कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन का 6:2 है। यदि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग कर लेते हैं और उनके आपस में संयोग करने पर CH4 बनता है, जिसे हम मीथेन या मेथेन के नाम से जानते हैं, CH4 बनाते हैं, तो उसमें भी C और H का जो अनुपात होता है वह या तो 12:4 होता है, या इसे काटेंगे तो 6:2 का अनुपात होता है। देखिए यहाँ भी 6:2 आया और यहाँ भी 2:6 आया, इसलिए इसे तुल्य अनुपात का नियम भी कहा जाता है। दोनों में अनुपात सेम आया। और व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए 16 यहाँ लिखा है और यहाँ भी 16 लिखा है, इसलिए हम इसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें व्युत्क्रम करते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तक के साथ करते तो हैं, तब आता है उनका 6:2, लेकिन जब ये आपस में करेंगे तो भी 6:2 आ रहा है, तो इसलिए हमने इनका व्युत्क्रम करके निकाला, इसलिए हम इसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन और ये आपका जो ये सूत्र, मतलब डेफिनेशन के साथ आपका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपको कम से कम इतना लिखना ही पड़ेगा, तब आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, या आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं इसका डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ये देख लीजिए, ये रहा, इतना लिख लिया, आगे इसको लिख लेना, फिर आपको ये इतना ही लिखना है, फिर ख़त्म आपका तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, तो अब हम आपको बताने वाले हैं आज का अंतिम टॉपिक, गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। इसके बाद इस पार्ट को यहीं समाप्त करेंगे। तो रासायनिक संयोग के नियम का ये अंतिम नियम है, 5वां नियम। 4 नियम का मैंने आपको बता दिया है, आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो यह है अंतिम नियम, गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, या इसे गैलुसाक के नियम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, या इसे नियम देख लेते हैं। तो गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम से आप क्या समझते हैं, ऐसा पूछा तो आप नॉर्मल समझेंगे कि ये गैस से संबंधित कोई नियम होगा, है ना, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, है ना। तो जब गैसें जो हैं, कोई भी 2 गैसें आपस में संयोग करती हैं, तब उनका जो आयतन होता है वह एक सरल अनुपात में होता है ना। जब कोई 2 गैस आपस में संयोग करती है तो उनका आयतन जो होता है सरल अनुपात में होता है। यदि उन दोनों गैसों का के संयोग से जो बना हुआ जो पदार्थ जो होता है वो भी यदि गैस होता है ना, जो 2 गैस होते हैं उनका यदि संयोग करते हैं और उनके जो संयोग से जो बना पदार्थ यदि वो भी गैस होगा, तो उसका आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। मतलब अभिकारी गैस मतलब जिस गैसों के संयोग से वो बना है उसे अभिकारी गैस कह देते हैं, के आयतन के सरल अनुपात में होता है। ये स्थिति कब होती है, जब सभी आयतन समान ताप दाब में नापे जाते हैं, मतलब समान ताप और समान दाब होंगे तभी यह नियम संभव है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ, उदाहरण, जैसे कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन एक गैस है, इसका यदि हमने एक आयतन लिया, नाइट्रोजन एक आयतन धन 3H2O, कितना आयतन लिया, 3 आयतन लिया। नाइट्रोजन हमने एक ही तो लिया ना, और हाइड्रोजन कितना ठो लिया, 3 ठो हाइड्रोजन लिया,
तो यदि इन दोनों के जो संयोग से एक गैस बनता है 2NH3, इसे हम अमोनिया कहते हैं। ये कितना आयतन है? 2 आयतन। ठीक है, देखिए कोई सरल अनुपात, मतलब सिंपल अनुपात, सरल अनुपात सिंपल नॉर्मल का। अतः इनके आयतनों में 1:3:2 का सरल अनुपात है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से बताता हूँ गैलुसाक का नियम क्या होता है। दो गैसें आपस में संयोग करते हैं तब उनका आयतन जो है अनुपात में होता है। यदि उन गैस जो बना हुआ पदार्थ गैस होता है तो उनका आयतन भी अभिकारी गैस के आयतन के सरल अनुपात में होता है। मतलब यदि पहला और दूसरा जो गैस थे उनका अनुपात सरल है और सिंपल है, तो जो उनसे जो बना गैस जो बनेगा उनका भी आयतन एक सरल अनुपात में होंगे। तो अतः तीनों जो गैस होंगे उनका आयतन एक सरल अनुपात में होगा। यह गैलुसाक ने बताया था, इसलिए इसे गैलुसाक का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया बेसिक से लेके तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, परमाणु, अणु, ये सब बताया। और रासायनिक को संयोजन नियम, जो 5 नियम मैंने आपको बताने की कोशिश। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इसकी वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक ले चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।